अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और आपका इम्तिहान 15 दिसंबर 2024 बरोज़ संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और आपको यहाँ पर तमाम क्लासेस हेलो लर्निंग एकेडमी पर अवेलेबल करवाई जा रही है। आपको आपके हेलो लर्निंग एकेडमी इस चैनल पर क्लासेस मिलेंगी। उर्दू पेडागोजी की कंप्लीट क्लासेस जो है तो हमारी हुई है, वो भी आप जाकर के चैनल पर देख सकते हो। और आज का ये जो सेशन रहेगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसे ईवीएस कहते हैं, ये सीटेट में एक सब्जेक्ट है और जो कि 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। पर्यावरण अध्ययन और बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक वीडियो के अंदर वन वीडियो में पूरा जो है तो थियरी कंप्लीट करेंगे, जो कि उसमें से आपको 15 नंबरात का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें आपने उन फ्रेंड सर्कल में जो सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। ईवीएस अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। चीज़ें इस प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को हम यहाँ पर जो है तो इंग्लिश में देख लेंगे एक बार कि किस तरीके से है। तो यहाँ पर पहले है फैमिली एंड फ्रेंड, सेकंड है फूड, थर्ड है वाटर, फोर्थ है शेल्टर, फिफ्थ है ट्रैवल एंड लास्ट है हाउ वी मे कैन डू, यानी कि थिंग्स वी मे कैन डू भी जिसे हम कहते हैं। तो ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसमें ये 6 थीमों के अकॉर्डिंग जो है तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, पूरी मालूमात दी गई और इसके अकॉर्डिंग जो है तो आपको क्वेश्चन आते हैं, इस पर मबनी भी जो है तो सवालात आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपको याद रखना है, ज़हन नशीन रखना है। यहाँ पर है सबसे पहले मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियां को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बिहार में जो है तो एक मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाहा गांव है और इसमें मधुमक्खी पालन का वहाँ के जो लोग हैं वो काम करते हैं और मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का वो काम करते हैं। मधुमक्खी पालन को एप्लीकल्चर कहते हैं। एप्लीकल्चर कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। यानी कि मधुमक्खी पालने का जो सही समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो लीची के फूल कब खिलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है कि फरवरी में खिलते हैं, ये आपको नोट करना है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालने का जो है तो सही समय है, ये भी आपको नोट करना है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वह रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। यानी कि जो काम करने वाली मक्खियाँ होती है वो
बच्चों को पालने का काम, शहद बनाने का काम और छत्ता बनाने का काम, इस तरीके से उनके काम होते हैं काम करने वाली मक्खियों के। और छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती है और जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। ये आपको जहन में रखना है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। ये भी आपको जो है तो पॉइंट नोट करना है फ्रेंड्स, कि मधुमक्खी के छत्ते में नर मक्खियाँ जो होती है वो कुछ खास काम नहीं करती हैं। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, यानी फार्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक एसिड होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमने मधुमक्खी से रिलेटेड चीज़ों को देखा है। उसके बाद है चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है। इसमें भी जो है तो एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है, और सिपाही चींटियाँ उसका जो बिल होता है चींटियों को वहाँ पर उसको ध्यान रखती है सिपाही चींटियाँ, और ये मिलजुल कर काम करती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दीमक और ततैये की ताल्लुक़ से बात हुई है। ये भी समूह में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं। रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। तो फ्रेंड्स, रेशम का जो कीड़ा होता है वो उसकी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से उसकी जो गंध है, उसकी जो खुशबू है, उससे पहचान लेता है। और मच्छर की तरफ आएंगे हम, जैसे कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बतलाई गई है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों की प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। यानी कि मच्छरों की पैदावार को रोकने के लिए उसमें तेल डालना उचित होता है। उसकी वजह से पानी का जो तनाव होता है वो कम हो जाता है और उसको ऑक्सीजन, मच्छर के जो लार्वे होते हैं, जो अंडे होते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसके लार्वे मर जाते हैं और मच्छर की पैदावार जो है तो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस वास्ते उसमें तेल डालना उचित होता है। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता सड़क पर कुत्ते की अपनी जगह बटी होती है। कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से सीख जाता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया है। यानी कि उसकी गंध से उसको पता चल जाता है कि उसके इलाके में बाहर का जो है तो कुत्ता आया था। उनकी जगह जो होती है वो बटी हुई होती है। उसके बाद हम देखेंगे चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। उसके बाद है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट नोट करना है आपको फ्रेंड्स, कि उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमाता है, वो घुमा सकता है। और उसकी फौरी बाद यहाँ पर दिया गया है मैना। तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है।
मैना जो है तो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, और गर्दन को पीछे तक कौन घुमाता है, तो उल्लू जो है तो गर्दन को पीछे तक घुमाता है। नेक्स्ट है चीलबाज और गिद्ध। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, यानी कि हमसे 4 गुना ज़्यादा जो है तो वो देख सकते हैं। और चील की जो पूंछ होती है, दुम होती है, वो खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। जो कलचिड़ी चिड़िया होती है उसकी चोंच अंदर से लाल होती है। नेक्स्ट है कौवा। कौवों के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेंध लेता है, यानी कि कोयल के अंडों को भी जो है तो कौवा सेंध लेता है। और कोयल जो है तो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में जाकर अंडे देती है। फाख्ता। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, यानी कि फाख्ता जो होता है वो कैक्टस कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, घर बनाता है। ये आपको जहन में रखना है। उसके बाद है गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाता है। दर्जिनी चिड़िया। दर्जिनी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। वो अपना जो घोंसला बनाती है वो पत्तों को सीकर बनाती है, इसलिए जो है तो उसे दर्जिनी चिड़िया कहते हैं। उसके बाद है शकरखोरा। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? शकरखोरा जो है तो अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के छींतरों से बना होता है। शकरखोरे का जो घोंसला होता है वो इन तमाम चीज़ों को मिलकर बना होता है। उसके बाद है नर वीवर। वीवर पक्षी, ये गुज़िश्ता जो इम्तिहान हुआ है उसमें वीवर पक्षी के बारे में, नर वीवर के बारे में पूछा गया है। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखते हैं, फिर उनमें से जो घोंसला उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें अंडे देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नर वीवर जो पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन तमाम घोंसलों को देखती है और उसमें जो है तो उसको सबसे ज़्यादा जो घोंसला पसंद आता है उसमें जाकर वो अंडे देती है। नेक्स्ट है पक्षी, यानी कि पक्षी के बारे में, बर्ड्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर।
जैसे कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षी घोंसला छोड़कर पेड़ों, ज़मीन और पानी में अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सर की दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेती है, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है, और जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह का आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह का दूसरी तरह का आवाज़। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी उन्हीं की मदद से सुनते हैं। यहाँ पर जो है तो हमने पक्षियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख चुके हैं। उसके बाद हम हाथी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मालूमात देखेंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जो कि गुज़िश्ता इम्तिहानात में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वज़न का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 किलोग्राम का होता है, यानी 2 कुंटल का होता है। और एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, यानी कि 1 कुंटल जो तो पत्तियां और झाड़ियां वो खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी जो है तो दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरों की मदद करते हैं। जब उन्हें परेशानी आ जाती है तो हाथी एक दूसरों की मदद करते हैं। हाथी का झुंड। झुंड में केवल हाथी नहीं ही रहते, यानी कि हाथीनी जो मादा हाथी है वो और बच्चे रहते हैं। झुंड में केवल हाथीनी और बच्चे रहते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप करेक्शन करवा लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथीनी ही झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 या 12 हाथी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी कि 14-15 साल तक जो हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं और बाद में झुंड छोड़कर वो चले जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्लॉथ। इसके ताल्लुक से भी जो है तो क्वेश्चन आ चुका है गुज़िश्ता। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है, पर ये भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर आराम से सोते रहते हैं। जो स्लॉथ होता है वो पेड़ पर जो तो उल्टा लटक कर आराम से सोते रहते हैं। उसके बाद यह सप्ताह में शौच के लिए एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष की अपने जीवन में यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, यानी कि 8 पेड़ों पर घूमते हैं 40 वर्ष की अपने जीवन में। मतलब एक पेड़ पर वो 5 साल कुछ रहते हैं और
हफ्ते में एक बार जो है तो वो शौच के लिए जाते हैं, यानी टॉयलेट के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और जाते हैं, और उसके बाद जो है तो जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर जो है तो अपना पेट भरते हैं, और दिन में 17 घंटे स्लॉथ जो है तो सोते रहते हैं। उसके बाद है बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का घुर्राना, यानी कि जब बाघ घुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा में पत्तियों की हिलने और झाड़ियाँ में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है। उसके बाद हम देखेंगे सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम नाग, क्रेत, दुबोया तथा अफाई है। यानी कि नाग, क्रेत, दुबोया, अफाई, ये 4 किस्म के सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप ही के जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। उसके बाद जो है तो लंगूर देखेंगे कि लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालता है। एक खास किस्म की आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। उसके बाद जो है तो अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। लंगूर जो है तो जब मुसीबत आती है तो इस तरीके से वो करता है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछली खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। इस तरीके से मगरमच्छ, छिपकली, मछली, डॉल्फिन के बारे में हमने देखे। और गिलहरी है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे की दांत पत्तियों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। जानवर। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होती है वह उनके बालों के रंग के कारण होती है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं।
रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगती है। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मिलियन इंक्स व स्टेप्स का पाया जाना प्रमुख है। उसके बाद हम यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे घास। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। तो जिसे बनियान ट्री कहते हैं, बरगद का पेड़, तो इसकी जो लटकन होती है वो इसकी जड़ें होती है और ये टहनियों से निकलकर ज़मीन तक जो है तो ज़मीन के अंदर चली जाती है और ये मजबूत खंभों की तरह जो है तो पेड़ को सहारा देती है। उसके बाद हम देखेंगे रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट अंदर ज़मीन तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, यानी कि पानी तक पहुंचने तक जो है तो इसकी ज़मीन के अंदर जो है तो इसकी जड़ें जाती है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये जो पौधा होता है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। नेपेंथिस पौधे को जो है तो घटपर्णी पौधा भी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद है बीज, सीड। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियाँ इन्हें कीड़ों से बचाती थी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बीजों के ताल्लुक से भी देखा है कि बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियाँ इनको जो तो कीड़ों से बचाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के ज़रिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है और उसमें बीज बाहर निकल जाते हैं।
उसके जो बीज है, सोयाबीन की फलियाँ के पककर फट जाने पर बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज है। ये क्वेश्चन गुज़िश्ता जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आ चुका है कि काली मिर्च, सौंफ और गेहूँ ये बीज है। ये आपको जहन में रखना है। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होते हैं। ये भी क्वेश्चन इस पर भी आ चुका है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। उसके बाद फसल एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज़ करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। क्रोटॉन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दिशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। नेक्स्ट कि क्रोटॉन पौधों की जड़ें ज़मीन में मौजूद बहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। जड़ें पौधों को सहारा देती है, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है और ह्यूमस उपलब्ध करवाती है। तीन चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जड़ें पौधों को सहारा देती है, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है और ह्यूमस प्रदान करती है, ह्यूमस उपलब्ध करती है। तो ये जड़ों के ताल्लुक से ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछा जा चुका है। जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी पेपर हुए क्वेश्चंस मतलब पेपर हुए उनमें ये तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सब्जियां अधिकतर सब्जियां पौधों की फूल होती है और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आई है। गोभी और मटर यूरोप से आई है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई है और सोयाबीन चीन से आए हैं। तो हरी मिर्च और आलू साउथ अमेरिका, गोभी और मटर यूरोप, कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका और सोयाबीन चीन से आई है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है केंचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधे खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है। अब यहाँ पर हमने केंचुए के बारे में देखी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे जूम खेती के बारे में। जूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। उस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस उसे गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल वगैरह बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन में मिल जाए। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। मुख्य फसल चावल की ही होती है, यानी कि चावल की फसल जो है तो वहाँ पर मुख्य होती है, अहम होती है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। अब जब वहाँ पर फसल पक जाती है तो सबसे बड़ा वहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है और चेरो नाच भी करते हैं, यानी कि चेरो नाच जो करते हैं वो फसल के पकने पर करते हैं मिज़ोरम में। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है।
ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटा जाता है। पीटते हैं डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्थानांतरित खेती यानी झूम खेती उत्तर पूर्वी तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती मिज़ोरम में होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बताया गया है कि झूम खेती मिज़ोरम में होती है। मिज़ोरम की मुख्य फसल चावल है। वहाँ की जो फसल है वो चावल है। मिज़ोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ खेती की लॉटरी निकलती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उसी ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिज़ोरम में मीज़ो भाषा बोली जाती है। मीज़ो, वहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है। तो मीज़ो भाषा बोली जाती है। मिज़ोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, यानी कि बाम्बू के जो बांस होता है उसके जो तो बर्तन यहाँ पर बनाए जाते हैं। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। यानी कि एक टीन, जिस मैदान में बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। उसके बाद है कुड़ुक, झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। तो जंगल को यहाँ पर तोरांग कहते हैं कुड़ुक भाषा में। ये भी क्वेश्चन 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था, सीटेट का। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। बेलवानिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू किया जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। समय पर प्याज ना काटी जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाती है। खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यह ले लेंगी और फसल कम होंगी। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी में है। यानी कि बच्चों की जो पंचायत है वो होलगुंडी कर्नाटक में है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। ऊंधिया। ऊंधिया सर्दियों में खेत में ही ताज़ा सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भर दिया जाता है। यानी कि सर्दियों के मौसम में खेत में ही जो है तो ताज़ा सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भर दिया जाता है और सील बंद कर देते हैं। यानी कि मटके का जो ऊपर का मुंह होता है उसको बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को रखकर सब्जियों को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधिया। गुजराती में ऊंधिया का मतलब है उल्टा। ऊंधिया के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरी की रोटियां को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। गांधी धाम स्टेशन गुजरात में है। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल तथा मिठाई है। वनगाम गुजरात में है और गांधी धाम अहमदाबाद में है। वलसाड गुजरात में है। उसके बाद है दांडी यात्रा, जो कि गांधी जी ने 1930 में अंग्रेज़ों से जो तो मतलब किए थे। यानी कि सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ कुदरत ने हमें दी है उसे बनाने पर कैसी पाबंदी कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी की समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ग्रेगर मेंडल के ताल्लुक से देखेंगे। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। उन्होंने 7 साल तक मटर के बगीचे में
28,000 से पौधे पर बारीकी से कोई प्रयोग किया और ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए। यानी कि 28,000 पौधों पर बारीकी से उन्होंने रिसर्च किए थे और कई जो है तो आंकड़े इकट्ठा किए थे। उसके बाद मटर के पौधों के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होगा या फिर खुरदुरे बीज का रास्ता कुछ नहीं होता। यानी कि खुरदुरे बीज जो है तो होते हैं या फिर मुलायम होते, इस तरीके से जो है तो होता है। नेक्स्ट है जंगल के ताल्लुक से देखेंगे। जंगल, यहाँ पर आपको जंगल अधिकार कानून 2007, जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो उन्हें यह कानून अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके बाद परिवार, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। जो एकल परिवार होता है उसमें माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। उसके बाद बेचेंद्री पाल है। बेचेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बेचेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4,000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब यह कुल 12 वर्ष की थी। यानी कि 12 साल की उम्र में बेचेंद्री पाल ने जो है तो एक चढ़ाई की थी। एक पिकनिक पर जब वो गई थी तो ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी। यह उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग हासिल की। इनके गाइडर ब्रिगेडियर न्यान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी, यानी कि टीम की जो है तो वो मेंबर बनी थी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो पहले उन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी यह एक वेटलिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है, यानी 130 किलोग्राम वो वज़न उठा लेती है। भारत के बाहर उन्होंने 29 मेडल जीते हैं। सुनीता विलियम 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी और सुनीता विलियम ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वह सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम के अनुभव स्पेसशिप में, यानी कि जब वो स्पेसशिप में गई थी तो वहाँ के जो उसके अनुभव है, उसके जो एक्सपीरियंस है उसने शेयर किए थे कि वह एक जगह बैठ नहीं पाती थी, एक जगह से दूसरी जगह तैरते फ्लोट रहते थे, यानी कि तैरते हुए जाना पड़ता था, कि पानी भी नहीं रुकता था। बुलबुल बन के फ्लोट करता था, यानी बुलबुले बन के जो है तो पानी फ्लोट करता था और चेहरा या हाथ धोने के लिए बुलबुले पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के
विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। अल बेरूनी के ताल्लुक से भी क्वेश्चन आ चुका है। अल बेरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्रा भारत आए। इनका नाम था अल बेरूनी। अल बेरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। अल बेरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी, यानी कि उन बातों को उन्होंने लिखा जो उनके देश से अलग थी। अल बेरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और रस्सियों से सुरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यह कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती, मतलब यह जो भीड़ जब लगती है तो उसमें कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बेरूनी की किताबों से उसे ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, मतलब उनकी जो किताबें लिखी हुई है उससे जो है तो बहुत कुछ मालूमात हासिल होती है। उसके बाद है चमकता सितारा, स्टार गर्ल। सूर्यमणि एक चमकता सितारा, स्टार गर्ल है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्यौहार पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियाँ की समझ और बांस की चीज़ बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा के ताल्लुक से बात हो रही है। कुड़ुक है वो मिस्टेक हुई यहाँ पर प्रिंट टाइपिंग। तो कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उसे जोड़, यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों के ख़ास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने एक जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, मतलब कुड़ुक जो भाषा है उसमें तोरांग का मतलब जंगल होता है। उसके बाद है केरल में टिपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बालियम्मा और नानी को अम्मम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। उसके बाद है केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपका इम्तिहान अनकरीब है। तकरीबन 2 दिन बचे हुए हैं और जल्दी आपका एडमिट कार्ड भी शायद आ चुका होगा। वेबसाइट पर हमने चेक नहीं किया अभी, अगर आया होगा तो हम आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले के
फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक के यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। मलप्पुरम ज़िला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा तेलंगाना है। उसके बाद हम देखेंगे असम। असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह से भारी बारिश होती है। यानी कि ऊंचाई पर जो घर बनाए जाते हैं उसकी वजह यह है कि भारी बारिश होती है। यह बांस से बनाए जाते हैं। अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। उसके बाद है बिहू। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को माना जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाला चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल काटने पर असम में मनाया जाता है। भेलाघर घास और बांस से बनाया जाता है। ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबाल लेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है। लड़कियां रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती है। उसके बाद यहाँ पर भात शुक्तो चावल और रस्सी वाली सब्ज़ी को कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और उन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कंटीली झाड़ियाँ से बनती है। उसके बाद है राजस्थान में टैंका भी कहते हैं। टैंक को टंका भी कहते हैं। अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इस टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छान कर उपयोग में लाते हैं। यह बारिश बहुत कम होती है। यानी कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है जो राजस्थान के झालरपतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव है। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद है यह शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। यानी कि नहीं काट सकते हैं और शिकार भी नहीं कर सकते। उसके बाद है रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा है। यह जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियाँ में
इसकी फलियां से सब्ज़ी बनाते हैं और पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। तो ये खेजड़ी जो है तो गाँव है और खेजड़ी पेड़ के बारे में मालूमात हमने हासिल करे। उसके बाद ये बिहार। फ्रेंड्स, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है तो नॉन स्टॉप हम लेक्चर ले रहे हैं, यानी कि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद ये बिहार। बिहार में मधुबनी नामक ज़िला है। यह त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, पीले फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस ज़िले के नाम पर पड़ गया है। उसके बाद जो है तो मनाली है। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ की फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, यानी कि कथकली जो है तो वो उत्तर प्रदेश का नाच है, नृत्य है। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियाँ में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। नेक्स्ट है अबू धाबी। अबू धाबी यह देश रेगिस्तानी इलाकों में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कम कीमती है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यह ना तो वर्षा बारिश होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यह खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। ये क्वेश्चन पीछे जो है तो गुज़िश्ता जो एग्ज़ामात हुए आपके प्रीवियस उसमें पूछे गए। अबू धाबी की करेंसी तो दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। लद्दाख में घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। यह कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थरों का होता है, दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है जबकि ज़्यादा सर्दी पड़ते ही खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में उनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख एक क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वह अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यह मिलते हैं। श्रीनगर में से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। जहाँ पर जो तो कारगिल की जंग हुई थी वो श्रीनगर और से लद्दाख जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। उसके बाद यहाँ
संकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में झूले झूले का मतलब वेलकम होता है। ट्रॉली लकड़ी से बनी झूला लकड़ी से बना झूले का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्कीट पोपल लद्दाख का एक गाँव है। स्कीट पोपल लद्दाख का जो होता है एक गाँव है। चोंगथोंग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये जो तो 5000 की ऊंचाई पर जो तो मौजूद है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख एक क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यह भी एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। यह चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। यह सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चोंगथोंग का मतलब है ऐसी जगह है जहाँ कम लोग रहते हैं। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ यह अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। हर घर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटे बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती है और फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती है। यहाँ लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। उसके बाद है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्चिमी ऊन मिलता है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों से गिरा देती है, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि उनके 6 बाल हमारे बाल के बराबर होते हैं। उनके 6 बाल हमारे बाल के बराबर होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनती है। एक पश्मीनी शॉल 6 स्वेटरों जितनी गर्म होती है। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी की सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों की सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिज़ाइन होता है उसे ख़त्मबंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो दीवारों पर निकली होती है। इन्हें डैप कहा जाता है। इनमें सुंदर डिज़ाइन बना होता है।
कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी है। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब है। उसके बाद है शिकारा। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में जो है तो मछली को पकाकर खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक ख़ास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली ज़िला आंध्र प्रदेश में है। इस ज़िले में अधिकतर लोग बुनकर है अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली और कलमकारी के नाम से जाना जाता है। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है और मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। उसके बाद है मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट है नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। उसके बाद है शोलापुर मुंबई में है। बाजारगांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उसके बाद है वर्ली पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेसंच या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज है। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी जिसे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगज़ेब के ताल्लुक से बात हो रही है फ्रेंड्स। औरंगज़ेब यह आक्रमण करने आए थे पर वह असफल रहे। यहाँ पर जो है तो टाइपिंग मिस्टेक है बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप समझ कर जो है तो सुनिए इसको कि औरंगज़ेब यह आक्रमण करने आए थे पर वह असफल रहे। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहे। किले के चारों तरफ खाई थी जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाए। उस समय कांसा ब्रॉन्ज की बंदूक बनती थी। इस तरीके से यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है और टाइपिंग मिस्टेक और यहाँ पर भी जो है तो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर असफल है ये जो है तो सफल हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का जो दिन रहा है वो पूरा जो है तो टाइपिंग में गया है और ये जो लेक्चर है ये ख़ास आप जो 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है जिसकी जो तो ईवीएस की कुछ भी तैयारी अभी नहीं हुई है। तो अगर ये 2 सेशन आप लोग देख लेते हो फर्स्ट सेशन और नेक्स्ट सेशन जो कि ग्रेगर मेंडल तक हुआ था और अब ये जो तो ग्रेगर मेंडल के बाद वाला जो सेशन है ये जो चल रहा है, अगर ये 2 सेशन भी आप देख लेते हो तो एनसीईआरटी में जो जितने मार्क के लिए पूछ जाती आप पूरे में से पूरे लेकर आओगे। उसके बाद है हज़ारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य ब्रॉन्ज से चीज़ें बनाते आ रही है। नेक्स्ट है
कांसा, ब्रॉन्ज, तांबे और टीन की मिश्र धातु है, यानी कि कॉपर और टीन। ये आपको याद रखना है, इससे पहले ये सवाल आ चुका है। उसके बाद है सुल्तान अब्दुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। कुआं या बावड़ी के ताल्लुक से देखेंगे। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण क्या क्या है? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट है सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। गढ़ सीसर यानी तालाब। गढ़ सीसर तालाब को कहते हैं। यहाँ पर भी जो है तो प्रिंट मिस्टेक हुई है। इसे जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्की घाट, सजे हुए बारामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक पहले गढ़ सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी भरकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह तालाब भी भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज गढ़सीसर जैसे उजाड़ सा हो गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। नेक्स्ट है मृत सागर। फ्रेंड्स, मृत सागर के ताल्लुक से देखेंगे कि मृत सागर वैसे तो सभी सागरों की पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। और मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसा आराम से लेटे हो। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती है। पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैज़ा हो सकता है। दस्त या उल्टी से शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। लिंग हू फैन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें गंध होती है। इसे रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाले ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलदार ग्रीस बनता है। नेक्स्ट है एनीमिया हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है। इनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। नेक्स्ट है मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। रोनाल्ड रॉश ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, और यह भारतीय मूल के थे। तो यहाँ पर जो है तो रोनाल्ड रॉश का आपको नाम याद रखना है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। उसका नाम दिया गया पर एनाफिलीज। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये जो चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स में नज़र आ रही है, उसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है लोहा। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में
मिलता है, जैसे कि पालक, गुड़, आंवला और पालक। तो ये चीज़ें आपको याद रखने, ये भी सवाल आ चुका है। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है, ये भी ध्यान में रखना है, आपको ख्याल में रखना है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, जब जब चार तरह की जब जीभ पर यानी कि ज़बान पर चार तरह की 900 ग्रंथियाँ होती है, चबाकर खाने से लार चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च का माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके भूनकर, उबालकर और तलकर सेककर है। नेक्स्ट है, हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है और यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी न रह जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। जब दस्त लगते हैं या उल्टी होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टी दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती है लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि। एक मोटे कागज़ पर एक नोकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। सोइल ब्रेल फ्रांस की थी। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में नूडल्स स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। यहाँ एक सींग वाला गेंडे के लिए मशहूर है और यहाँ हाथी और चीता भी पाए जाते हैं। गिरा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है। यह चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लेह जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है और देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क उद्यान केवल लामजाओ मणिपुर में है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। कोंकणी गोवा की भाषा है। उसके बाद है, पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ता है। सबसे ज़्यादा चावल उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में उगाया जाता है। डोरा गाजी खान पाकिस्तान में है। उसके बाद सोहना गांव हरियाणा में है। सोहाना से दिल्ली जाते हुए गुड़गांव रास्ते में पड़ता है। उसके बाद गीजू भाई बड़ेका गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। नेक्स्ट है,
ट्रॉली, यह लकड़ी से बनी एक झोला है, झोला होता है। यह लोहे की रस्सी पर टंगा होता है जो पूरी की मदद से रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। रस्सी से बना ये झूला होता है, ये लोहे की रस्सी पर टंगा होता है, लकड़ी से बना होता है वो। उसके बाद है ऊंट गाड़ी। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जुगाड़। जुगाड़ यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बना होता है। बैलगाड़ी यह मैदानी इलाकों में के गांव में प्रयोग किया जाता है। समुद्र तट। भारत का पश्चिमी समुद्र तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित है। ये आपको जहन में रखना है। और भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्य पर जो है तो स्थित है। उसके बाद एक गैस, ये हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा, गैस। द्रव्य से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सत्य एक क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सत्य का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। उसके बाद है उसके अंदर जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोक्साइड, मीथेन और ग्रीन हाउस जैसी गैसेस होती है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और उनके विषय में गर्मी बढ़ती रहती है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।